हेलो बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बचा हुआ आपका 3 चैप्टर, जिसमें से आपका फर्स्ट चैप्टर है बायोमोलिकुल्स, सेकंड है पॉलीमर और थर्ड है एवरीडे लाइफ। इसमें से हम आपको क्वेश्चन बैंक से और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। बस यही क्वेश्चन को आपको देख के जाना है। इसको आप ढंग से, अगर आप इसको समझ समझ के वीडियो को देखिएगा, मतलब ध्यान देके अगर इस वीडियो को देखिएगा तो आपका पूरा का पूरा ये कवर अप हो जाएगा। जनरली ये पूछा जाता है 4 नंबर का, और ये 3 नंबर का, और ये 2 नंबर का। 4 और 3 7 है तो 9। ये 9 मार्क्स का चैप्टर है। तो जनरली 9 से 10 नंबर का आपका ये चैप्टर, 9 से 10 क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं, मतलब 9 से 10 नंबर का। तो ये 9 से 10 नंबर आपको इस एक घंटे या 1 घंटे से कम ही लगेगा। इस वीडियो में आपका 9 से 10 नंबर का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। इसके पहले हम लोग इसका 4 चैप्टर जो रिएक्शन वाला पार्ट है वो रिएक्शन हम लोग कर चुके हैं। ये रिएक्शन में आप ध्यान दीजिएगा, इसका कन्वर्जन आप एक पेज में लिख लीजिए, नेम रिएक्शन एक पेज में लिख लीजिए। ये दोनों को कर लीजिए। नेमिंग तो सभी बच्चों को इसका कंसेप्ट पता ही होगा, तो इसको कर लीजिए। ये 2 पेज में आपका ये 4 चैप्टर खत्म हो जाएगा। और बाकी यहाँ पे जो 1 घंटे अभी आपको हम पढ़ाने वाले हैं, इसमें जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको पढ़ लीजिए, पूरा का पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म हो जाएगा। तो इसके में हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन फर्स्ट है। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये तीनों चैप्टर को मिक्स करके सारा का सारा क्वेश्चन है। तो फर्स्ट चैप्टर है, जैसे मान लीजिए अभी हम बायोमोलिकुल्स का क्वेश्चन ले रहे हैं। बायोमोलिकुल्स का क्वेश्चन है। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट? व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट? कार्बोहाइड्रेट क्या है? एंड ऑल्सो क्लासिफाइड डेट, मतलब इसको आप क्लासिफाइड भी कीजिए। सबसे पहले व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट क्या है, और इसको आपको क्लासिफाइड भी करना है। मतलब ये टोटल, ये जो आपका एक क्वेश्चन है, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये हमेशा आपका 5 नंबर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। अगर आपको सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का डिफिनेशन पूछेगा तो आपको 2 नंबर का होगा, लेकिन उसमें क्लासिफिकेशन भी आपको लिखने के लिए बोल दिया। इसका मतलब वो 5 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया। क्लासिफिकेशन में हम लोग इसको क्लासीफाई करते हैं मोनोसेक्रेट, ओलिगोसेक्रेट, पॉलीसेक्रेट में। तो सबसे पहले इसका आंसर कहाँ से लिखेंगे? सबसे पहले आप कार्बोहाइड्रेट को क्लासीफाई कर दीजिए। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का मतलब, इसका जनरली यही मतलब है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन आर नोन एज कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, इसका क्या मीनिंग है? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन को कार्बोहाइड्रेट क्यों कहते हैं? देखिए, सबसे पहले कि कार्बोहाइड्रेट पूछा कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट का मतलब पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन को कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। इसका क्या मीनिंग है? देखिए, ये पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब, हाइड्रोक्सी का मतलब होता है OH, जिसमें OH कम से कम 2 है। अगर एक रहा था उसको पॉली नहीं बोलेंगे। 2, 3, 4, 5, कितना भी हो सकता है 2 के बाद। तो कम से कम अगर किसी कंपाउंड में 2 OH हो, और उस कंपाउंड में OH के साथ में देखिए लिखा हुआ है एल्डिहाइड और कीटोन, या तो एल्डिहाइड हो या तो कीटोन हो। अगर पॉलीहाइड्रोक्सी के साथ या तो एल्डिहाइड फंक्शन ग्रुप मिल जाए या तो कीटोन फंक्शन ग्रुप मिल जाए, एल्डिहाइड या कीटोन। अगर किसी कंपाउंड में कम से कम 2 OH हो और उसके साथ में एल्डिहाइड फंक्शन ग्रुप हो या कीटोन फंक्शन ग्रुप हो, तो उससे जो कंपाउंड बनता है, मतलब वो जो कंपाउंड होता है उसी को हम लोग बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का मतलब पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन आर नोन एज कार्बोहाइड्रेट। मतलब ऐसा कंपाउंड जो पॉलीहाइड्रोक्सी हो, OH 2 से ज़्यादा हो, और उसके साथ फंक्शन ग्रुप आपका या तो एल्डिहाइड हो या तो आपका फंक्शन ग्रुप कीटोन हो। ठीक है,
तो ये आप याद रखेंगे, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन को कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। मतलब कार्बोहाइड्रेट में या तो फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड होगा या तो फंक्शनल ग्रुप कीटोन होगा, और ये एल्डिहाइड होगा तो उसके साथ भी पॉलीहाइड्रोक्सी होना चाहिए, और कीटोन है उसके साथ भी आपका पॉलीहाइड्रोक्सी होना चाहिए, उसी को हम लोग बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन आर नोन एज कार्बोहाइड्रेट। ये आपको याद हो गया होगा। इसको क्लासिफाई करते हैं, कैसे करते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट। यहाँ पे आप एक लाइन लिख लेंगे, कार्बोहाइड्रेट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट। पार्ट नंबर ए है मोनोसेकेराइड्स। मोनोसेकेराइड्स, मोनोसेकेराइड्स क्या है? उसके बाद इसमें आगे देखिए, फर्स्ट है आपका, इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट मोनोसेकेराइड्स, सेकंड ओलिगोसेकेराइड्स, और थर्ड है आपका पॉलीसेकेराइड्स। तो ये 5 नंबर आपको कैसे मिलेगा? 5 नंबर के लिए सबसे पहले आप इसको डिफाइन कर दीजिए कि कार्बोहाइड्रेट होता क्या है। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। ए टाइप है मोनोसेकेराइड्स, इसको भी डिफाइन करना है। डेट लोएस्ट मॉलिक्यूल ऑफ शुगर विच कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड। मतलब शुगर का, अब ये शुगर क्या है देखिए, जो हम यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट लिखे हुए हैं, कार्बोहाइड्रेट, इसी कार्बोहाइड्रेट को 2 और नाम है। एक शुगर, कहीं पे शुगर लिखा हुआ है, शुगर मतलब कार्बोहाइड्रेट भी है। एक और है इसका नाम, उसको हम लोग बोलते हैं सेकेराइड्स। सेकेराइड्स, सेकेडिन एक केमिकल है, सेकेडिन। वो सेकेडिन का टेस्ट स्वीट होता है, मीठा होता है, इसलिए इसका नाम शुगर या सेकेराइड्स बोलिए। कार्बोहाइड्रेट, शुगर और सेकेराइड्स तीनों का तीनों सेमी मॉलिक्यूल्स है। कार्बोहाइड्रेट, शुगर और सेकेराइड्स, कहीं पे कार्बोहाइड्रेट हम यूज करें, कहीं पे शुगर यूज करें, कहीं पे सेकेराइड्स यूज करें, तो तीनों का मतलब आप सेमी मानिएगा। कार्बोहाइड्रेट का जो डिफिनेशन है वही शुगर का भी है, और जो शुगर का है वही आपका सेकेराइड्स का भी है। मतलब कार्बोहाइड्रेट, शुगर और सेकेराइड्स तीनों को दिमाग में एक ही बैठा के रखो। तो बताइए, सबसे फर्स्ट है मोनोसेकेराइड्स। तो मोनोसेकेराइड्स का मतलब किसी शुगर का वो सबसे स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल जो हाइड्रोलाइज्ड न हो। देखो, द लोएस्ट मॉलिक्यूल्स ऑफ शुगर विच कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज, मतलब जिसको आप दोबारा हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते हैं। देखिए, ओलिगोसेकेराइड्स है, इसके बाद वाला देखो, ओलिगोसेकेराइड्स, ओलिगोसेकेराइड्स है डेट मॉलिक्यूल्स ऑफ शुगर विच मे हाइड्रोलाइज टू गिव 2 to 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसेकेराइड्स। मतलब ये जो आपका ओलिगोसेकेराइड्स है, अगर आप ओलिगोसेकेराइड्स को हाइड्रोलाइज करवाते हैं, मतलब ओलिगोसेकेराइड्स को वाटर में डालते हैं, तो मोनोसेकेराइड्स का 2 से 10 मॉलिक्यूल देगा। अगर आप इसके बाद, ये पॉलीसेकेराइड्स है, जब आप पॉलीसेकेराइड्स को वाटर में डालते हैं, मतलब पॉलीसेकेराइड्स को हाइड्रोलाइज करेंगे, तो पॉलीसेकेराइड्स हाइड्रोलाइज होने के बाद 10 से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स देगा, किसका? मोनोसेकेराइड्स का। तो मोनोसेकेराइड्स का मतलब जो हाइड्रोलाइज नहीं हो, और ओलिगोसेकेराइड्स का मतलब जो हाइड्रोलाइज्ड होकर मोनोसेकेराइड्स के 2 से 10 अणु तक दे सकता है, 2 से 10 मॉलिक्यूल तक देता है, उसको बोलते हैं ओलिगोसेकेराइड्स। पॉलीसेकेराइड्स मींस, पॉलीसेकेराइड का मतलब जब इसको हम हाइड्रोलाइज करेंगे, मतलब जब पॉलीसेकेराइड्स को वाटर में डाल देंगे, जैसे सेलुलोज है, सेलुलोज को वाटर में डाल दीजिएगा तो वो मोनोसेकेराइड्स का 10 से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स देगा। अगर कोई शुगर हाइड्रोलाइज नहीं हो रहा है तो मोनोसेकेराइड्स है। अगर हाइड्रोलाइज्ड होकर, मतलब वाटर में सोलुबल होकर 2 से 10 मॉलिक्यूल्स दे रहा है, किसका? मतलब 2, 3, 4, 5, 6, कुछ भी 10 तक दे सकता है मोनोसेकेराइड्स का, तो उसको हम लोग बोलते हैं ओलिगोसेकेराइड्स। जब कोई शुगर जैसे ही वाटर में जाए, और वाटर में जाने के बाद हाइड्रोलाइज्ड होने के बाद मोनोसेकेराइड्स के 10 से ज़्यादा यूनिट दे, मतलब 10 से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स दे, तो उसको हम लोग बोलते हैं पॉलीसेकेराइड्स। तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट क्या था? कार्बोहाइड्रेट को 3 पार्ट में बांटे। फर्स्ट है आपका मोनोसेकेराइड्स, सेकंड ओलिगोसेकेराइड्स, और थर्ड है आपका ये पॉलीसेकेराइड्स। मोनोसेकेराइड्स क्या है? जो फर्दर हाइड्रोलाइज न हो। इसको याद रखेंगे, इसका एग्जांपल ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ये सबको एग्जांपल याद रहता है, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, माल्टोज, और उसके सबसे पहले आपका ग्लिसरॉल्डिहाइड। ग्लिसरॉल्डिहाइड आपका 3 कार्बन का शुगर है, और बाकी ये तीनों आपका 6-6 कार्बन का शुगर है। तो ये आप याद रखेंगे, ग्लिसरॉल्डिहाइड कैसा है? मोनोसेकेराइड से। ग्लूकोज कैसा है? मोनोसेकेराइड से। फ्रुक्टोज कैसा है? मोनोसेकेराइड से। मैनोज कैसा है? आपका मोनोसेकेराइड से। अगर आपका ये इतना 4 एग्जांपल याद नहीं हो रहा है, तो ये 2 एग्जांपल को 100% है आप याद रखेंगे, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। उसके बाद है देखिए ओलिगोसेकेराइड्स, डेट मॉलिक्यूल्स ऑफ शुगर व्हिच मे हाइड्रोलाइज टू गिव 2 to 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसेकेराइड्स। मतलब कि शुगर का वो मॉलिक्यूल जो हाइड्रोलाइज्ड होकर मोनोसेकेराइड्स के 2 से 10 मॉलिक्यूल तक दे, उसको बोलते हैं ओलिगोसेकेराइड्स। इसमें एग्जाम्पल है माल्टोज, सेलुबायोज और लैक्टोज। उसके बाद लास्ट है आपका पॉलीसेकेराइड्स। पॉलीसेकेराइड का मतलब जस्ट आपको इसी की जैसा लिख देना है, यहाँ पे जो आपका 2 to 10 है वहां पे लिख दीजिए मोर देन 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ शुगर। तो ये तीनों आपका क्लियर हो गया। इसमें पॉलीसेकेराइड्स का एग्जांपल क्या क्या है? पॉलीसेकेराइड्स का एग्जांपल है सेलुलोज है, स्टार्च है, सेलुलोज है और स्टार्च है। इसका 2 ही एग्जांपल आप याद रखेंगे, सेलुलोज और स्टार्च। और यहाँ पे सेलुबायोज है और यहाँ पे सेलुलोज है। जब सेलुबायोज आ जाए
तो वो है आपका ओलिगोसैकेराइड्स, और जब सेलुलोज हो तो वो है आपका पॉलीसैकेराइड्स। अब इसके बाद देखिए, ये एक क्वेश्चन था जो 5 नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एकदम कर ही के जाना, इसको एकदम रट लीजिए किसी भी तरीके से, ये 5 नंबर में छपने वाला क्वेश्चन है। कार्बोहाइड्रेट क्या है, इसको क्लासिफाइड हम लोग कैसे करते हैं, इसको क्लासिफाइड करके दिखाइए। तो 3 पार्ट में, मोनो, ओलिगो और पॉली। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका देखिए। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन देखिए। हाउ मेनी कायरल कार्बन इन ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कायरल कार्बन का संख्या कितना होता है देखिए। तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे? ग्लूकोज का स्ट्रक्चर लिखने के लिए देखिए, ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का स्ट्रक्चर बहुत ही आसान है। सबसे पहले ग्लूकोज देखो, ग्लूकोज में एल्डिहाइड होता है और फ्रक्टोज में कीटोन फंक्शनल ग्रुप होता है, और इसमें भी आपका 6 OH है, और इसमें भी आपका 6 OH है, सॉरी 5 OH है। कार्बन 6 है, OH ग्रुप इसमें 5 है, इसमें भी OH ग्रुप 5 है, इसमें OH ग्रुप 5। अभी हम लोग लिखे थे कार्बोहाइड्रेट का डिफिनीशन। कार्बोहाइड्रेट का डिफिनीशन क्या था? कार्बोहाइड्रेट का डिफिनीशन था पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन। तो एल्डिहाइड हो या एल्डिहाइड हो और उसके साथ में पॉलीहाइड्रोक्सी हो, या कीटोन हो उसके साथ में पॉलीहाइड्रोक्सी हो, उसी को हम लोग बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। तो ये कार्बोहाइड्रेट का ही पार्ट है आपका ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ग्लूकोज में कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है? एल्डिहाइड। फ्रक्टोज में कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है? कीटोन। अच्छा, इसलिए ग्लूकोज को हम लोग अल्डोज शुगर बोलते हैं, क्योंकि एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप से बना हुआ है, इसलिए इसका नाम होता है अल्डोज शुगर। और ये कीटोन फंक्शनल ग्रुप से बना होता है, इसलिए फ्रक्टोज को हम लोग बोलते हैं फ्रक्टोज शुगर। अब देखिए, एल्डिहाइड में ग्लूकोज में आपका एल्डिहाइड है, तो इसमें सबसे पहले 6 कार्बन लिख दो। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, और ये 6 कार्बन। 6 कार्बन हो गया। उसके बाद देखिए, इसमें भी आप 6 कार्बन लिख दीजिए। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन और 6 कार्बन। उसके बाद होता क्या है कि यहाँ पे एल्डिहाइड आपको चाहिए, तो फर्स्ट कार्बन को बना दो CHO। और कभी भी फर्स्ट कार्बन कीटोन नहीं बन सकता, इसलिए सेकंड कार्बन को बनाइए कीटोन। ये C डबल बॉन्ड O है। इसी फंक्शनल ग्रुप को हम लोग बोलते हैं कीटोन। ऐसा फंक्शनल ग्रुप हो तो कीटोन, CHO हो तो एल्डिहाइड। उसके बाद सब जगह सिंगल बॉन्ड बना दीजिए, सिंगल सिंगल सिंगल, ये भी सिंगल, ये भी सिंगल, यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड बना दीजिए। और उसके बाद क्या होता है कि इसमें जो लास्ट वाला कार्बन है, इसको अल्कोहल बना दीजिए CH2OH, और इसको भी लिख दीजिए CH2OH। उसके बाद जो ये वाले कार्बन है, इसके बाद वाले कार्बन यहाँ, इस पर 2 बार OH राइट साइड से देंगे, और इधर रहेगा H। अब सभी कार्बन पर H और OH, यहाँ पे भी HOH है, लेकिन यहाँ पे H इधर होगा और OH इधर होगा। अब फिर से उल्टा कर दीजिए, OH इधर और H इधर। यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे 2 बार OH देंगे राइट साइड, और फिर यहाँ पे H, इस तरफ आपका हो जाएगा OH, और यहाँ पे है आपका H, और यहाँ पे है आपका H। अब देखिए, जिस कार्बन पे 4 ग्रुप डिफरेंट हो उसको बोलते हैं कायरल कार्बन। इस कार्बन पे देखिए 2 हाइड्रोजन लगा हुआ है, दोनों हाइड्रोजन सेम ही है। एक हाइड्रोजन अगर यहाँ पे लगाएंगे कार्बन पर, एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर, तो 200 सेम ग्रुप हो जाएगा। तो ये आपका कायरल कार्बन यहाँ वाला नहीं है, और यहाँ वाला भी कायरल कार्बन नहीं है। तो इसमें कायरल कार्बन कितने हैं? एक कायरल कार्बन यहाँ, दूसरा कायरल कार्बन यहाँ, तीसरा कायरल कार्बन यहाँ, चौथा कायरल कार्बन यहाँ। तो इसमें कायरल कार्बन की संख्या 1, 2, 3 और 4। इसमें कायरल कार्बन 4 है। इसमें कायरल कार्बन, इसको स्टार से डिनोट किया जाता है। तो कायरल कार्बन की संख्या ग्लूकोज में 4 है, और यहाँ पे आपका कायरल कार्बन देखिए 1, ये दूसरा और ये तीसरा। तो आप याद रखिएगा, फ्रक्टोज में कायरल कार्बन का संख्या 3 और ग्लूकोज में कायरल कार्बन का संख्या 4। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज इपीमर। इपीमर क्या होता है? इपीमर का मतलब है कि 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल ऑफ शुगर। शुगर का 2 ऐसे मॉलिक्यूल्स जो केवल एक ही कार्बन पे डिफर करता है, एक ही कार्बन पे डिफर करता है, मतलब एक कार्बन के कॉन्फ़िगरेशन में डिफर करता है। यह कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इसी वाले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखिए, ये ग्लूकोज है, कोई भी हो, ग्लूकोज हो या फ्रक्टोज हो, तो ग्लूकोज का 2 फॉर्म होता है, एक होता है डी फॉर्म और एक होता है एल फॉर्म। ये डी और एल फॉर्म क्या है? डी ग्लूकोज हम लोग इसको बोलते हैं और एल ग्लूकोज बोलते हैं। तो डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज का क्या मतलब है? देखिए, जो आप ग्लूकोज का स्ट्रक्चर लिखे हैं, उसके कायरल कार्बन के सबसे लास्ट वाले कार्बन देखो, कायरल कार्बन का सबसे लास्ट कार्बन वाले कार्बन को देखिए और बताइए कि इस पर OH किधर है? राइट साइड। तो जब OH राइट साइड हो तो उसको हम लोग बोलते हैं डी ग्लूकोज।
अगर OH लेफ्ट में होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं एल ग्लूकोज। देखिए यहाँ पे इस वाले कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन बताइए। तो ये 4 कार्बन है, 1 2 3 और 4, चारों कायरल कार्बन है। तो कायरल कार्बन को या तो डी से डिनोट करते हैं या तो एल से। कब? जब OH राइट साइड में है तो डी से, OH राइट साइड में है तो डी से, और OH फिर से राइट साइड में है तो डी से, और OH यहाँ पे देखिए लेफ्ट में है तो एल से, यहाँ पे OH राइट में है तो डी से। तो बताइए लास्ट वाले कार्बन, अंतिम कार्बन जो कायरल है, ये वाला कार्बन, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है? डी है। तो ये पूरे ग्लूकोज का ये डी फॉर्म हो गया। यहाँ पे देखिए OH लेफ्ट साइड है तो एल वाला कार्बन है, OH यहाँ पे राइट साइड तो ये डी वाला कार्बन, OH राइट साइड तो डी का कार्बन। अब यहाँ पे जो 3 कायरल कार्बन है वहाँ पे लास्ट कार्बन का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो डी है, इसलिए ये आपका डी फ्रक्टोज है। और ये क्या है? तो ये आपका डी ग्लूकोज है, जब OH राइट साइड में हो लास्ट वाले कार्बन पे। अब यहाँ पे देखिए डी और एल का मतलब समझ में आ गया होगा। यहाँ पे OH होना चाहिए लेफ्ट साइड, तब होता है एल, और डी कब होता है? जब आपका OH राइट साइड में हो। ठीक है। इपीमर क्या है? तो यहाँ पे देखिए इस कार्बन का अगर हम देखें, यहाँ पे आपको हाइड्रोजन खुद से भरने के लिए छोड़े हुए हैं। हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे OH होगा और यहाँ पे H होगा। ये देखिए ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। मैनोज का स्ट्रक्चर क्या होता है? तो देखिए सेम, सिर्फ इस कार्बन के कॉन्फ़िगरेशन को चेंज किया हुआ है। देखिए यहाँ पे कर दीजिए OH, अब बाकी ये वाले कार्बन और ये वाले कार्बन सेम है। यहाँ पे OH, यहाँ पे H और यहाँ पर H। देखिए इस कार्बन में और इस कार्बन में कोई परिवर्तन नहीं है, इस जैसे है वो सेम ग्लूकोज का ही मॉलिक्यूल है। लेकिन ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में ही केवल अगर ऊपर वाले कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर देते हैं तो उससे जो कंपाउंड बनता है कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ चेंज करने से, उसी को हम लोग बोलते हैं मैनोज। मैनोज ग्लूकोज ही है, लेकिन ग्लूकोज में ये 3 कार्बन को छोड़ दीजिए, सबसे ऊपर वाले कार्बन पर OH पलट दीजिए। तो यहाँ पे देखिए जैसे ये है OH इधर राइट साइड तो ये डी है, ये भी आपका डी है, और यहाँ पे OH राइट साइड है तो ये भी डी और ये भी डी। यहाँ पे देखिए OH लेफ्ट में है तो ये एल, और यहाँ पे आपका हो जाएगा एल। यहाँ पे OH लेफ्ट साइड में है तो एल, और यहाँ पे OH राइट साइड में है तो डी। तो देखिए इसके कार्बन में, इस कार्बन पे केवल बदला है। तो जब ग्लूकोज के अणु को लिए हुए हैं और ग्लूकोज के ऊपर वाले कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर देते हैं तो मैनोज बनता है। तो ये 2 ऐसे मॉलिक्यूल है जिसके, ये शुगर के ही 2 मॉलिक्यूल हैं। मनोज भी शुगर का मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज भी शुगर का मॉलिक्यूल है। तो ये शुगर का 2 ऐसे मॉलिक्यूल है जिसके एक ही कार्बन के कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस है, इसलिए ऐसे कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं इपीमर। ग्लूकोज मतलब शुगर के 2 ऐसे मॉलिक्यूल जिनके एक कार्बन के कॉन्फ़िगरेशन में बदल जाए, एक कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस हो, उसी को हम लोग बोलते हैं इपीमर। तो ये दोनों एक दूसरे का इपीमर है। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है कि ग्लूकोज का इपीमर का नाम बताइए, तो होता है मैनोज। इपीमर का मतलब 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल ऑफ शुगर which differs only at one chiral carbon are defined as इपीमर। इपीमर का मतलब 2 ऐसे मॉलिक्यूल शुगर का जो केवल एक ही कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन पे डिफर करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं इपीमर। देखिए एनोमर जस्ट इसी के जैसा है। ये सब आपका 2-2 नंबर का पूछा जाता है क्वेश्चन कि इपीमर को डिफाइन कीजिए और एनोमर को डिफाइन कीजिए। ये मोस्टली CBSE के लिए ज़्यादा है, बिहार बोर्ड में ये सब क्वेश्चन आपका नहीं आएगा। जो फर्स्ट क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट, उसको आप देख लीजिए, इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। बाकी इपीमर और एनोमर जनरली बिहार बोर्ड में नहीं पूछा जाता है। उसके बाद देखिए अगर आपको पूछ भी दिया तो एनोमर का मतलब, एनोमर जस्ट इसी के जैसा है, लेकिन थोड़ा सा का डिफरेंस है कि जो कार्बन के कॉन्फ़िगरेशन में चेंज हो रहा है वो कार्बन ओपन चेन स्ट्रक्चर में कार्बोनिल होना चाहिए। कार्बोनिल का क्या मतलब होता है? कार्बोनिल का मतलब होता है C डबल बॉन्ड हो। अगर कोई ओपन चेन स्ट्रक्चर में ऐसा हो, क्लोज करने के बाद ये C डबल बॉन्ड इसका खत्म हो जाए, मतलब वो कार्बोनिलिटी चेंज कर जाए। देखिए जस्ट इसी के जैसा एनोमर को भी लिखेंगे, 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल ऑफ शुगर व्हिच डिफर्स ओनली एट वन chiral सेंटर, बट यहाँ के बाद चेंज कर देंगे, बट डेट कार्बन वाज ओरिजिनली द कार्बोनिल कार्बन इन ओपन चेन स्ट्रक्चर। अगर वो ओपन चेन स्ट्रक्चर में कार्बोनिल कार्बन है और जब क्लोज चेन आ गया तो उसके एक कार्बन में डिफर कर रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं एनोमर। ये देखिए एनोमर होता है अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज में। जब हम अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर लिखते हैं तो उसके एक ही कार्बन में कॉन्फ़िगरेशन में अंतर होता है और वो कार्बन आपका ओपन चेन स्ट्रक्चर में कार्बोनिल होता है। ठीक है, ये अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर और बीटा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हम लोग डिटेल वाले क्लास में किए हुए हैं। ठीक है, तो ये CBSE के लिए था। जो बिहार बोर्ड के बच्चे हैं ये दोनों को छोड़ दीजिए, आप आगे देखिए। अभी तक आपका बिहार बोर्ड के लिए एक ही क्वेश्चन हुआ है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर
ये आपका तीसरा क्वेश्चन, इसको कर लीजिए। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट विल गिव आफ्टर हाइड्रोलिसिस ऑफ द फॉलोइंग। अब जो आपको नीचे लिखा गया है, स्टार्च, माल्टोज, सेलुलोज, सेलुबायोज और सुक्रोज, इसके हाइड्रोलिसिस को, इसको जब हम हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो क्या देगा। देखिए, इसको याद रखना पड़ेगा आपको। अल्फा डी ग्लूकोज एन मॉलिक्यूल, मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल को अल्फा डी ग्लूकोज को कंबाइन करते हैं, तो उसके कॉम्बिनेशन से जो बड़ा मॉलिक्यूल्स बनता है उसको बोलते हैं स्टार्च। यानी कि जब हाइड्रो स्टार्च को वाटर में डाल देंगे तो उससे मिलेगा अल्फा डी ग्लूकोज। अगर आपसे पूछा जाए कि स्टार्च को डिफाइन कीजिए, व्हाट इज द स्टार्च, स्टार्च इज द पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। अगर आप स्टार्च को डिफाइन करने के लिए बोले कि स्टार्च क्या है, इसको डिफाइन कीजिए, तो स्टार्च एक पॉलीमर है। किसका पॉलीमर है? अल्फा डी ग्लूकोज। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप, द मैक्रोमोलिक्यूलर कंपाउंड फॉर्म बाई पॉलीमराइजेशन ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज आर नोन एज स्टार्च। स्टार्च का मतलब आप खुद से कॉपी में नोट कर लीजिएगा, द मैक्रो मोलिकुलर कंपाउंड विच फॉर्म बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? स्टार्च। स्टार्च का मतलब ये बहुत ही बड़ा मॉलिक्यूल है, और ये बड़ा मॉलिक्यूल कैसे बनता है? पॉलीमराइजेशन ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज से। माल्टोज पूछा जाए तब, तो माल्टोज आपका बनेगा कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज प्लस अल्फा डी ग्लूकोज। अल्फा डी ग्लूकोज के दो मॉलिक्यूल के कॉम्बिनेशन से बनता है माल्टोज। अल्फा डी ग्लूकोज के दो मॉलिक्यूल के कॉम्बिनेशन से बनता है माल्टोज। सेलुलोज किससे बनता है? तो सेलुलोज बनता है बीटा डी ग्लूकोज के पॉलीमराइजेशन से। बीटा डी ग्लूकोज का एन मॉलिक्यूल्स आपस में जोड़ दीजिए, तो उसको जोड़ने से बनेगा, उसको हम लोग बोलते हैं सेलुलोज। स्टार्च का मोनोमर क्या है, मतलब स्टार्च किससे बनता है, इसका मोनोमर यूनिट क्या है, इसका स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? तो अल्फा डी ग्लूकोज। मल्टोज अल्फा डी ग्लूकोज प्लस अल्फा डी ग्लूकोज। सेलुलोज किससे बनता है? तो बीटा डी ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से। सेलुबायोज किससे बनता है? तो बीटा डी ग्लूकोज के दो मॉलिक्यूल से। ये बनता है आपका दो मॉलिक्यूल से, और ये बनता है एन मॉलिक्यूल से, में मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल। ये भी बनता है टू मॉलिक्यूल से, और ये भी बनता है एन मॉलिक्यूल से। और ये देखिए सुक्रोज, ये सुक्रोज बनता है टू मॉलिक्यूल से। कौन कौन सा टू मॉलिक्यूल? अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज। देखिए, अल्फा डी ग्लूकोज से बना माल्टोज, और बीटा डी ग्लूकोज से बना हुआ है सेलुलोज। तो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज को मिला देते हैं, तो उससे बनता है आपका सुक्रोज, जो खाने वाला चीनी होता है, शुगर। ये आपका है सुक्रोज, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज। ये आपका लिखा हुआ क्या है? ये आपका अल्फा है, अल्फा का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, इसका साइन प्लस होता है। और बीटा का मतलब होता है क्लॉकवाइज रोटेशन, उसका साइन होता है माइनस। तो रोटेशन पर आप बिल्कुल ध्यान नहीं दें, सिर्फ आप इतना याद रखें कि सुक्रोज किससे बनता है। तो डी ग्लूकोज से ही बनता है, लेकिन उसका अलग अलग फॉर्म होता है, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज। उसके बाद है पांचवा नंबर, सॉरी चौथा नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्या है? देखिए, यहाँ पे अल्फा डी ग्लूकोज बहुत सारा जुड़ रहा है, तो एक अल्फा डी ग्लूकोज दूसरे अल्फा डी ग्लूकोज के साथ में जिस बॉन्ड से कनेक्ट होंगे, उसी बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। सॉरी, एक मिनट, हाँ, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का मतलब ये अल्फा डी ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, तो फिर से अल्फा डी ग्लूकोज का मॉलिक्यूल आएगा, फिर से आएगा, फिर से आएगा, मतलब बहुत सारे अल्फा डी ग्लूकोज आपस में कंबाइन करेंगे, तो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्ड फॉर्म होगा, उसी बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का मतलब बॉन्ड विच कनेक्ट टू सेम और डिफरेंट मोनोमर सेक्राइड्स, मतलब मोनोसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड का मतलब ये सब आपको मोनोसेक्राइड्स है, ये भी मोनोसेक्राइड, ये भी मोनोसेक्राइड, जो ग्लूकोज है सब मोनोसेक्राइड्स ही है। तो मोनोसेक्राइड्स के सेम मॉलिक्यूल और डिफरेंट मॉलिक्यूल आपस में जिस बॉन्ड से कनेक्ट होते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। बॉन्ड विच कनेक्ट टू सेम और डिफरेंट मॉलिक्यूल, टू सेम और डिफरेंट मोनोमर सेक्राइड्स, मोनोसेक्राइड्स यूनिट टू कंबाइन पॉलीमर। सॉरी, पॉलीमर का मतलब ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। एक मिनट, इसमें कहीं पे मिस्टेक है, रुको, इसको फिर से लिख देते हैं। द बॉन्ड the bond formed by form in between in between in between monosaccharides
molecule is defined as glycosidic bond. The bond form in between monosaccharides unit. मोनोसैकेराइड्स यूनिट के बीच में फॉर्म हुए बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड आप याद रखिएगा, 2 नंबर का सवाल यहाँ से पूछा जाता है कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्या है. ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को डिफाइन कीजिए. मतलब 2 मोनोमर यूनिट, मोनोमर मोनोसैकेराइड्स यूनिट. मोनोसैकेराइड्स का मतलब क्या होता है? वो सैकेराइड्स जो हाइड्रोलाइज न हो उसको मोनोसैकेराइड्स बोलते हैं. जो हाइड्रोलाइज होता है या तो वो ओलिगो होता है या तो वो पॉली होता है. तो आप यहाँ ध्यान दीजिएगा कि स्टार्च किससे बनता है? अल्फा डी ग्लूकोज से. माल्टोज किससे बनता है? अल्फा डी ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल से. सेलुलोज किससे बनता है? बीटा डी ग्लूकोज के n मॉलिक्यूल से. सेलुलोबायोज किससे बनता है? बीटा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी ग्लूकोज से. सुक्रोज किससे बनता है? अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज से. इसके बाद नेक्स्ट देखिए, राइट एग्जाम्पल ऑफ रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर. ये आप एग्जाम्पल याद रखिएगा. रिड्यूसिंग शुगर का एग्जाम्पल कौन कौन है? रिड्यूसिंग शुगर का मतलब वो शुगर जो रिड्यूस करता है. रिड्यूस करने वाला शुगर का मतलब जिसमें रिड्यूसिंग शुगर का मतलब जिसमें फ्री एल्डिहाइड कीटोन ग्रुप नहीं हो. जिसमें फ्री एल्डिहाइड कीटोन ग्रुप होता है उसको बोलते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर. इसके एग्जांपल से आपको सिर्फ मतलब है, इसका डेफिनेशन डिफाइन करने से कोई मतलब नहीं है. देखिए, रिड्यूसिंग शुगर किसको बोलते हैं? तो जितने भी मोनोसैकेराइड्स है वो सब रिड्यूसिंग शुगर है. और ओलिगोसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड्स और ओलिगोसैकेराइड्स को बोलते हैं रिड्यूसिंग शुगर, रिड्यूस करने वाले शुगर. और नॉन रिड्यूसिंग शुगर किसको बोलते हैं? तो यहाँ पे बोलते हैं पॉलीसैकेराइड्स को. देखिए, मोनोसैकेराइड्स और ओलिगोसैकेराइड्स, 3 तरह का सैकेराइड्स है, मोनो, ओलिगो और पॉली. तो मोनो और ओलिगो होगा आपका रिड्यूसिंग शुगर, लेकिन एक को छोड़कर, ओलिगोसैकेराइड्स में एक को छोड़कर वो है आपका सुक्रोज. यही सुक्रोज यहाँ पे एक्सेप्शनल हो जाता है कि आपका नॉन रिड्यूसिंग शुगर होना चाहिए केवल पॉलीसैकेराइड्स, लेकिन पॉलीसैकेराइड्स के साथ में एक सुक्रोज भी आ जाता है. सुक्रोज कैसा है? ओलिगोसैकेराइड्स है. तो मोनोसैकेराइड्स और जितने भी ओलिगोसैकेराइड्स हैं और जितने भी मोनोसैकेराइड्स हैं, ये दोनों आपका रिड्यूसिंग शुगर है. और जितने भी पॉलीसैकेराइड्स है वो आपका नॉन रिड्यूसिंग शुगर है. लेकिन ओलिगोसैकेराइड्स का एक सिर्फ वन एग्जांपल सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है. ठीक है. तो 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए, रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज विथ ए में HI हीट के साथ, Br2H2O के साथ, KMnO4 के साथ. देखिए, ग्लूकोज का रिएक्शन HI के साथ करवाने पर क्या होगा, Br2H2O के साथ करवाने पर क्या होगा और KMnO4 के साथ करवाने पर क्या होगा. ये सबको पता है, हाइयर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये ऑक्सीडाइज करता है. तो देखिए, HI और I के साथ, सॉरी HI मतलब हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ हीट करेंगे अगर ग्लूकोज को, अगर हम ग्लूकोज को हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ हीट करेंगे तो एन हेक्सेन बनेगा. एन हेक्सेन का मतलब नॉर्मल हेक्सेन बनेगा. आप डायरेक्ट याद रखेंगे कि ग्लूकोज को HI के साथ में गर्म करेंगे तो आपका बनेगा एन हेक्सेन. ग्लूकोज को Br2H2O के साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो बनेगा ग्लूकोनिक एसिड. ग्लूकोज को KMnO4 के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे तो बनेगा सेक्रिक एसिड. सेक्रिक एसिड, ये आपको हिंट दिए हुए हैं ताकि आप ग्लूकोनिक और सेक्रिट्स का स्ट्रक्चर लिख सके. ये नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे देख लीजिए, ग्लूकोनिक का स्ट्रक्चर क्या होता है. तो ये आपका ग्लूकोज है CHO और यहाँ पे हो गया आपका CH2OH, बीच में होगा 4 कार्बन, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, लगातार OH, ये भी OH और ये H और यहाँ पे हो जाएगा OH. ये है आपका H, यहाँ पे OH और यहाँ पे H, यहाँ पे H. देखिए, ये वाले कार्बन को डबल OH बना दीजिए. इसी को हम लोग बोलते हैं ग्लूकोनिक एसिड. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लूकोनिक एसिड. लेकिन क्या कीजिए, यहां वाले CH2 को भी COOH बना देंगे, ऊपर में भी COOH और नीचे में भी COOH. अगर ऊपर भी COOH हो जाए और नीचे भी हो जाए, केवल ऊपर हो नीचे में न हो तो उसको बोलते हैं ग्लूकोनिक. अगर ऊपर नीचे दोनों हो जाए, ये हायर ऑक्सीडाइजर है तो दोनों को ऑक्सीडाइज कर देता है. अब बीच में जस का तस ही है, जो यहाँ पे बीच में है उसी को यहाँ लिख दीजिए. इसी को हम लोग बोलते हैं सेक्रिक एसिड. सेक्रिक एसिड, सेक्रिक एसिड. इसके फार्मूला से मतलब नहीं है, इसका स्ट्रक्चर से मतलब है. सेक्रिक एसिड का ये स्ट्रक्चर ये होता है, दोनों आपका होता है COOH, बीच में जो इसका है वही इसका भी होगा, यहाँ पे लिख लीजिएगा. और यहाँ पे केवल ऊपर वाला COOH है, नीचे वाला COOH नहीं है. ठीक है. इसके बाद है व्हाट इज एमिनो एसिड. एमिनो एसिड क्या है? एमिनो एसिड का मतलब होता है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके अंदर 2 फंक्शनल ग्रुप हो, जिसके अंदर 2 फंक्शनल ग्रुप है. और फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप है अमाइन, डेट इज NH2. सेकंड फंक्शनल ग्रुप है COOH, डेट इज कार्बोक्सिलिक एसिड. मतलब डायरेक्ट इसका एक लाइन में आंसर इसे याद रख लीजिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग NH2 एंड COOH बोथ फंक्शनल ग्रुप आर प्रेजेंट. मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड वैसे, मतलब वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके पास में NH2 फंक्शनल ग्रुप और COOH दोनों फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं एमिनो एसिड.
एमिनो का मतलब हो गया NH2 और एसिड का मतलब हो गया COOH। वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें दोनों फंक्शनल ग्रुप हो, COOH भी हो और NH2 भी हो, उसको हम लोग बोलते हैं एमिनो एसिड। एमिनो एसिड का ये स्ट्रक्चर होता है, ऊपर में R है, कितना भी कार्बन का अल्काइल आप लगा सकते हैं, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, कितना भी कार्बन। यहाँ पे आपका H है, बीच में एक कार्बन आपका है, यहाँ पे दिया हुआ है COOH ग्रुप, यहाँ पे दिया हुआ NH2 ग्रुप। तो ये ऐसे कंपाउंड आपको दिख रहा है जिसमें दोनों फंक्शनल ग्रुप मौजूद प्रेजेंट है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एमिनो एसिड। एमिनो एसिड के बाद देखिए प्रोटीन। प्रोटीन क्या है? तो एमिनो एसिड से ही बनता है प्रोटीन। एमिनो एसिड से ही बनता है प्रोटीन। एमिनो एसिड के पॉलीमराइजेशन से, मतलब बहुत सारे एमिनो एसिड कनेक्ट होंगे, एक एमिनो एसिड दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, बहुत सारे एमिनो एसिड आपस में कनेक्ट करते हैं तो प्रोटीन बनता है। तो प्रोटीन क्या है? द मैक्रोमोलिकुलर, मतलब बड़ा मोलिकुलर, द मैक्रोमोलिकुलर कंपाउंड विच फॉर्म बाय पोलिमराइजेशन ऑफ एमिनो एसिड। एमिनो एसिड के पॉलीमराइजेशन से बने मैक्रोमोलिक्यूल को प्रोटीन कहते हैं, ये आप याद रखेंगे। ये देखिए आपको स्ट्रक्चर दिखा दिए हैं, एक एमिनो एसिड है, दूसरा फिर तीसरा, ये सब आपस में जुड़ रहे हैं। एक एमिनो एसिड फिर से बॉन्ड से जुड़ा एमिनो एसिड, फिर से बॉन्ड से जुड़ा एमिनो एसिड, इस बॉन्ड को भी एक नाम देते हैं, इसके बाद वो क्वेश्चन आने वाला है। एमिनो एसिड को थोड़ा सा इसका नोट जान लेते हैं। एमिनो एसिड इसेंशियल होता है और नॉन इसेंशियल होता है। एसेंशियल का संख्या कितना है? 10, और नॉन एसेंशियल का संख्या कितना है? 10। मतलब इसेंशियल एसेंशियल दोनों मिला के आपका टोटल एमिनो एसिड कितने हैं? तो आपका 20 है। ठीक है। इसके बाद देखिए व्हाट इज ज्यूपिटर आयन। ज्यूपिटर आयन क्या है? ज्यूपिटर आयन क्या है? ज्यूपिटर आयन का मतलब होता है कि जो आपके पास में, देखिए यहाँ पे आपका COOH था और यहाँ पे NH2 था, तो यहाँ पे क्या कीजिए, इसको समझने के लिए अभी आप COOH इधर बना दो। देखिए यहाँ पे आपका COOH और यहाँ पे है आपका NH2। अब क्या कीजिए ना कि इसका H उठाइए और इसको दे दीजिए, तो इसका H हटेगा, यहाँ से H हटेगा तो इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, और यहाँ पे H आएगा तो ये CH3 हो जाएगा, NH3 हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस चार्ज, क्योंकि H प्लस यहाँ पे आया है तो प्लस चार्ज आएगा। इसी जो ये आयन बन गया ना, इसी आयन को हम लोग बोलते हैं ज्यूपिटर आयन। ज्यूपिटर आयन का मतलब होता है कि जब एक अमीनो एसिड का एक ग्रुप H दे और दूसरे ग्रुप H को पकड़ ले, तो वहां से जो आयन बनता है उसी को बोलते हैं ज्यूपिटर आयन। ज्यूपिटर आयन का मतलब आयनिक फॉर्म, ये आयनिक फॉर्म हो गया, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस हो गया। आयनिक फॉर्म ऑफ एमिनो एसिड विच इज फॉर्म बाय इंटर कन्वर्जन, ये मॉलिक्यूल के अंदर ही कन्वर्जन हो रहा है, इंटर कन्वर्जन ऑफ H प्लस आयन, इंटर कन्वर्जन ऑफ H प्लस आयन बिटवीन COOH टू NH2। मतलब COOH और NH2, सॉरी 2 नहीं, N COOH एंड NH2 ग्रुप के बीच में जो H प्लस के कन्वर्जन है, उससे जो आयन बनते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं ज्यूपिटर आयन। ज्यूपिटर आयन का मतलब ये है, COOH दे दिया तो इसके पास H आया, तो प्लस माइनस जो आयनिक कंपाउंड बना, जो आयनिक फॉर्म बना, इसी को बोलते हैं ज्यूपिटर आयन। उसके बाद है देखिए डिफाइंड फाइब्रस और ग्लोबुलर प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन क्या होता है और ग्लोबुलर प्रोटीन क्या है? तो देखिए इसका आपको बायोलॉजी में डेप्थ नॉलेज लेना है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ केमिस्ट्री में यहाँ पे थोड़ा सा आपको कंसेप्ट देख लेना है कि फाइब्रस प्रोटीन कहते किसको हैं। प्रोटीन व्हिच फॉर्म इन द, सॉरी, प्रोटीन व्हिच फाउंड इन स्पाइरल स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर। मतलब ये आपको स्पाइरल जैसा दिख रहा है, लेकिन दो स्पाइरल मिलकर स्ट्रेट चेन हो जा रहा है, मतलब स्ट्रेट जा रहा है। मतलब ये आप डायरेक्ट याद रखेंगे प्रोटीन, कौन सा प्रोटीन? प्रोटीन व्हिच फाउंड इन स्पाइरल स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर, मतलब ऐसा प्रोटीन जो स्पाइरल स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर में पाया जाता है, स्पाइरल स्ट्रक्चर चेन स्ट्रक्चर में मौजूद होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? फाइब्रस प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन का स्ट्रक्चर स्पाइरल स्ट्रेट चेन होता है, मतलब प्रोटीन व्हिच फाउंड पाया जाना, प्रोटीन व्हिच फाउंड इन स्पाइरल स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर, उसी को हम लोग बोलते हैं फाइब्रस प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन कौन कौन होते हैं? इसका एक ही एग्जांपल है, याद रखिएगा, केराटिन, जो नेल में होता है, हेयर में होता है और स्किन में होता है, और इसका ये स्ट्रक्चर है, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। तो डायरेक्ट फाइब्रस प्रोटीन का डिफिनेशन पूछता है, तो यहाँ पे आप उसको डिफाइन कर दो, उसका स्ट्रक्चर लिख दो, एक एग्जांपल लिख दो। उसके बाद है देखिए ग्लोबुलर प्रोटीन। ग्लोबुलर प्रोटीन क्या है? प्रोटीन व्हिच फाउंड इन स्पाइरल स्फेरिकल स्ट्रक्चर। यहाँ पे वहाँ पे था कि लीनियर स्ट्रक्चर था, स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर था, लेकिन स्पाइरल है और यह स्पाइरल एक स्फीयर बना देगा। देखिए एक स्पाइरल यहाँ से ये घूमते घूमते आया और यहाँ पे ऐसे स्पाइरल हो गया। देखिए इसको फिर से स्ट्रक्चर को समझ लीजिए, स्पाइरल है और स्पाइरल के साथ में एक लूप का निर्माण कर लेगा। जैसे ये है आपका स्पाइरल है, ये स्पाइरल यहाँ पे आया, यहाँ पे एक लूप बना दिया, फिर से यहाँ पे बना दिया और फिर से यहाँ पे बना दिया, तो यह स्पाइरल स्फेरिकल स्ट्रक्चर बना रहा है। वहाँ पे क्या था? स्पाइरल स्ट्रेट था और यहाँ पे स्पाइरल
स्ट्रक्चर है, स्पाइरल स्फेरिकल है। जब स्पाइरल स्ट्रेट लाइन का स्ट्रक्चर हो तो उसको हम लोग बोलते हैं, इसके पीछे जो आपका था कौन सा प्रोटीन, फाइब्रस प्रोटीन। और यहाँ पे जब स्पाइरल स्फेरिकल हो जाए, जब स्पाइरल स्फेरिकल हो जाए तो उसी को हम लोग बोलते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा एग्जांपल यहाँ पे ध्यान दीजिए, विटामिन, ये आपको यहाँ से विटामिन का कंसेप्ट आ जाएगा। उसके बाद है आपका व्हाट इज विटामिन। विटामिन क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड विच रिक्वायर्ड अ स्मॉल अमाउंट इन अवर डाइट, मतलब वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमारे डाइट में स्मॉल अमाउंट में जरूरी होता है, रिक्वायर्ड होता है, बट देयर डिफिशियंसी कॉजेज डिजीज, बट जिसके सॉरी लेकिन जिसके कारण से डिजीज उत्पन्न होता है उसी को हम लोग बोलते हैं विटामिन। विटामिन का मतलब वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो स्मॉल अमाउंट में हमारे डाइट में चाहिए, रिक्वायर्ड है, उसके कमी से अगर वो नहीं होगा तो उसके कमी से, उसके डिफिशियंसी से डिजीज होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं विटामिन। डायरेक्ट इसका डिफिनेशन आप याद कर लीजिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड विच रिक्वायर्ड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ डाइट बट देयर डिफिशियंसी कॉजेज डिजीज, दीज कंपाउंड आर कॉल्ड विटामिन। इसी कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, विटामिन। विटामिन कितने हैं, तो विटामिन है ए बी सी डी ई के, ए बी सी डी ई के, तो ए से लेकर डी तक तो आपको ए बी सी डी पढ़ना है, उसका लास्ट आपका आ गया के, तो ए बी सी डी ई के तो है। तो यहाँ पे एक ऐसा एक ऐसा विटामिन है बी जिसका कम्प्लेक्स है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस विटामिन का कम्प्लेक्स होता है, तो विटामिन बी का, बाकी किसी भी विटामिन का कम्प्लेक्स नहीं है। उसके बाद इतने जो आपका विटामिन है ए बी सी डी ई के, कितने विटामिन हो गए, 1 2 3 4 5 6। अब इसके देखिए, इसमें से जो बी सी है, बी सी हम लोग कहते हैं ना ज़्यादा बी सी बनेगा तो पानी में डाल देंगे, मतलब जो बी सी विटामिन होगा, बी और बी, विटामिन बी और विटामिन सी ये वाटर सोलुबल होगा। और जितने भी विटामिन बाकी बच गया, बी और सी को छोड़ के जो विटामिन बचा हुआ है ए डी ई के, ये फैट सोलुबल होता है। तो फैट सोलुबल विटामिन कौन कौन है, तो ए डी ई के। फैट सोलुबल देखिए कौन कौन है, ए डी ई के, ए डी ई के, ये फैट सोलुबल है। और वाटर सोलुबल कौन है, बी सी। इसेंशियल देखिए, वी सी आपका वाटर में सोलुबल होता है, और जो वाटर में सोलुबल होता है वो वाटर से हमारे बॉडी से निकलता रहेगा वाटर के साथ सोलुबल होकर, इसलिए इसेंशियल होता है। तो इसेंशियल विटामिन कौन है, जो वाटर में सोलुबल होगा, बी और सी। नॉन इसेंशियल कौन कौन है, तो ए डी ई के। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन है, 30 नंबर, हाँ ये क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का कुछ कंसेप्ट दिया हुआ है। विटामिन बी का केमिकल नेम क्या है, अस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी का कैल्सीफिरॉल, विटामिन ई का टोकोफिरॉल। ये तीन याद रखिएगा, तीनों बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। विटामिन बी का केमिकल नेम क्या है, अस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन बी का कैल्सीफिरॉल, विटामिन ई का टोकोफिरॉल। उसके बाद है व्हाट इज एंजाइम। एंजाइम क्या है, एंजाइम का मतलब होता है ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है, मतलब कि वो मॉलिक्यूल जो हमारे बायोलॉजिकल फंक्शन को इफेक्ट डालता है, मॉलिक्यूल विच इफेक्ट आवर बायोलॉजिकल फंक्शन आर नोन एज एंजाइम। मतलब एंजाइम क्या है, तो ये कैटालिस्ट जैसा बिहेव करता है। ये एंजाइम जो आपका है कैटालिस्ट जैसा बिहेव करता है। जैसे रिएक्शन में कोई भी केमिकल रिएक्शन में कोई कैटालिस्ट आता है तो केमिकल रिएक्शन को डिस्टर्ब करता है, उसका रेट को इफेक्ट डालता है। उसी तरीके से हमारे बायोलॉजिकल रिएक्शन भी होते हैं अंदर बॉडी में, तो बायोलॉजिकल रिएक्शन को डिस्टर्ब करने वाला, मतलब बायोलॉजिकल रिएक्शन को रेट को इफेक्ट डालने वाले सब्सटेंस को हम लोग बोलते हैं एंजाइम। ठीक है, सब्सटेंस बीच इफेक्ट आवर बायोलॉजिकल फंक्शन, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंजाइम। एंजाइम आप दो को नाम याद रख लीजिएगा, जाइमेज और इन्वर्टेज। जाइमेज और इन्वर्टेज। ठीक है, यहाँ पे आपका वो चैप्टर खत्म हो गया। तो सेकंड है आपका पॉलीमर, बायोमोलिकुल सबका खत्म हो गया। पॉलीमर में फॉला है व्हाट इज पॉलीमर। पॉलीमर क्या है, तो पॉलीमर देखिए, एक मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल, तीन मॉलिक्यूल, चार मॉलिक्यूल कंबाइन करके बहुत सारा मॉलिक्यूल बनाते हैं। अप्रॉक्स 3000-4000 मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते हैं, तो बड़ा जो मॉलिक्यूल बनता है उसी को हम लोग बोलते हैं पॉलीमर। पॉलीमर का मतलब होता है, देखिए पॉली का मतलब बहुत सारा, मर का मतलब मोनोमर यूनिट, बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट कंबाइन करते हैं जो बड़ा मॉलिक्यूल बनेगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीमर। इट इज लार्ज मॉलिक्यूल, इट इज वेरी लार्ज मॉलिक्यूल ऑफ molecular mass, it is very large molecule of molecular mass 10 to the power 3 to 10 to the power 7 am यूनिट। am यूनिट का मतलब क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट, मतलब एक मॉलिक्यूल को वेट एटॉमिक मास यूनिट कितना है। देखिए एक मॉलिक्यूल है आपके पास, ये मॉलिक्यूल है, इसको आप वेट कीजिए, तो इसको वेट करने के बाद जो मॉलिक्यूल्स आता है ना, जो ग्राम में वैल्यू आएगा,
इस ग्राम वाले वैल्यू को 6 गुने 10 के पावर 23 से भाग दे दीजिएगा, तो इसी को हम लोग बोलते हैं 1 AMU, 1 AMU। तो देखिए ध्यान दीजिए, जो आपका पॉलीमर है वो पॉलीमर को यहाँ पे लाइए और उसको बेट मशीन पे रखिए। ये आपका मान लीजिए बेट मशीन। तो बेट मशीन पर जब हम पॉलीमर वाली यूनिट को रखेंगे तो उसका जो बेट निकल के आएगा ग्राम में, उसका जो बेट निकल के आएगा ग्राम में, तो उस ग्राम में जब हम इतना से भाग देंगे तो उसका जो वैल्यू आएगा एएमयू में वो 10 के पावर 3 से लेकर 10 के पावर 7 एएमयू के बीच में आए, तो उसी को हम लोग बोलते हैं पॉलीमर। पॉलीमर का मतलब इट इज़ वेरी लार्ज मॉलिक्यूल ऑफ मोलिकुलर मास 10 टू द पावर 3 टू 10 टू द पावर 7 एएमयू। मतलब ये बहुत ही बड़ा मॉलिक्यूल्स है जिसका मोलिकुलर मास इतने से इतने के बीच में लाई करता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट इज पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन का मतलब पॉलीमर बनने के लिए जो प्रोसेस है उसी को हम लोग बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर फ्रॉम रिपीटिंग मोनोमर यूनिट इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। कोई एक छोटा सा यूनिट होगा, कोई एक छोटा सा मॉलिक्यूल्स होगा, उसी को बार बार रिपीटेशन से पॉलीमर बन रहा है, तो वो जो रिपीटिंग यूनिट है ना उसको मोनोमर बोला जाता है। ये आगे हम आपको बताएंगे। तो पॉलीमराइजेशन क्या है, तो पॉलीमर बनने का जो प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर फ्रॉम रिपीटिंग मोनोमर यूनिट, जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, जिस स्मॉलेस्ट यूनिट का उपयोग करके पॉलीमर बन रहा है उस स्मॉलेस्ट यूनिट को हम लोग बोलते हैं मोनोमर। मतलब ये छोटा सा यूनिट है, फिर से दूसरा यूनिट, फिर से तीसरा, फिर से चौथा, मतलब ये स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट्स के बार बार रिपीट होने से जो बन रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। और जो आपका यूनिट होता है उसी को हम लोग बोलते हैं मोनोमर। देखिए ये मोनोमर का मतलब क्या है, एक मोनोमर, दो मोनोमर, तीन मोनोमर मिलकर पॉलीमराइजेशन हो रहा है और उस पॉलीमराइजेशन से क्या बन रहा है आपका पॉलीमर। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाने वाला है, तो इसको लिखिए, एक बार दो बार लिखिए, आपको याद हो जाएगा। डिफाइन नेचुरल पॉलीमर, नेचुरल पॉलीमर क्या है और सिंथेटिक पॉलीमर क्या है। नेचुरल पॉलीमर यहीं पे देखिए, अभी इसके बाद कोई बच्चा बोलेगा सर ऑब्जेक्टिव नहीं करवा रहे, जितने भी यहाँ पे हम लोग कंसेप्ट देख रहे हैं, उसका एग्जाम्पल देख रहे हैं, यही सब क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है। जैसे यहाँ पे आपको आगे नेचुरल पॉलीमर, तो नेचुरल पॉलीमर का आपसे पूछ देगा कि किस में पाया जाता है, तो प्लांट में और एनिमल में। सिंथेटिक रबर क्या होता है, तो हम लोग बनाते हैं। तो नेचुरल रबर को डिफाइन करने के लिए ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, पॉलीमर विच डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल, जो प्लांट और एनिमल से डिराइव्ड किया जाता है उस पॉलीमर को हम लोग बोलते हैं नेचुरल पॉलीमर। और यहाँ पे इसका एग्जाम्पल कौन कौन सा है, सेलुलोज है, सेलुलोज भी आपका एक पॉलीसेकेराइड यूनिट था, स्टार्च भी था, रबर है और प्रोटीन है। प्रोटीन किसका है, एमिनो एसिड का। तो ये जो आपका है सेलुलोज, स्टार्च, रबर, प्रोटीन, ये सब आपका है प्राकृतिक, मतलब नेचुरल पॉलीमर है जो प्लांट और एनिमल से डिराइव किए जाते हैं। सिंथेटिक पॉलीमर क्या है, पॉलीमर्स विच डिराइव्ड फ्रॉम मैन मेड, जो मैन मेड से डिराइव्ड होता है उसको हम लोग बोलते हैं सिंथेटिक। कौन कौन है, प्लास्टिक है, फाइबर है और नाइलॉन है, ये आप याद रखेंगे, नाइलॉन, प्लास्टिक और फाइबर। ये सिंथेटिक रबर का डिफिनेशन और साथ में उसका 2 एग्जांपल दे दीजिए, खत्म हो जाएगा। उसके बाद है देखिए डिफाइंड होमोपॉलीमर। ये होमोपॉलीमर क्या होता है और कोपॉलीमर क्या होता है। होमोपॉलीमर का मतलब होता है वो पॉलीमर जिसका रिपीटिंग यूनिट सेम हो, उसको हम लोग बोलते हैं होमोपॉलीमर। और कोपॉलीमर का मतलब जिसका रिपीटिंग यूनिट डिफरेंट हो, मतलब एक मॉलिक्यूल और दूसरा मॉलिक्यूल, जब मॉलिक्यूल्स कंबाइन कर रहे हैं तो दो अगर डिफरेंट मॉलिक्यूल कंबाइन कर रहे हैं तो उससे जो पॉलीमर बन रहा है उसको बोलते हैं कोपॉलीमर। अगर एक ही मॉलिक्यूल के बार बार रिपीटेशन से पॉलीमर बना है तो उसको हम लोग बोलते हैं होमोपॉलीमर। पॉलीमर्स विच फॉर्म बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ सिंगल काइंड्स ऑफ मोनोमर यूनिट, एक ही प्रकार के मोनोमर यूनिट के पॉलीमराइजेशन से जो पॉलीमर बनेगा उसको बोलते हैं होमोपॉलीमर और नोन एज होमोपॉलीमर। कौन कौन है, पॉलीथीन है और टेफ्लॉन है। टेफ्लॉन किससे बनता है, टेट्राफ्लोरोइथेन से, टेट्राफ्लोरोइथेन से, टेट्राफ्लोरोइथीन। टेट्राफ्लोरोइथेन का मतलब 2 कार्बन है, दोनों का कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, यहाँ पे एक फ्लोरीन लगा दीजिए, एक फ्लोरीन यहाँ पे लगा दीजिए, यहाँ एक फ्लोरीन यहाँ पे और एक फ्लोरीन यहाँ पे, और यही आपका है टेट्राफ्लोरोइथेन, इथीन। टेट्राफ्लोरोइथेन, फिर से टेट्राफ्लोरोइथेन, फिर से टेट्राफ्लोरोइथेन, तो उसी को हम लोग बोलते हैं टेफ्लॉन। पॉलीथीन किसका होता है, तो पॉलीथीन आपका होता है इथीन का पॉलीमर, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसी का नाम है इथीन। तो इथीन के पॉलीमर से जो बनेगा उसको बोलते हैं होमोपॉलीमर, और टेफ्लॉन जो बनेगा वो भी आपका होगा होमोपॉलीमर। क्यों, क्योंकि जो पॉलीथीन बन रहा है उसमें इथीन ही बार बार रिपीट कर रहा है, टेफ्लॉन जो बन रहा है उसमें टेट्राफ्लोरोइथीन बार बार रिपीट कर रहा है। और कोपॉलीमर का मतलब पॉलीमर विच फॉर्म बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोमर यूनिट। अगर 2 डिफरेंट टाइप्स के मोनोमर यूनिट से के पॉलीमराइजेशन से जो बनेगा पॉलीमर्स को बोलते हैं कोपॉलीमर। इसका एग्जांपल याद रखिएगा, ब्यूना एन और एक होता है ब्यूना एस। ये ब्यूना एन और ब्यूना एस
कोपोलीमर कैसे है, इसका स्ट्रक्चर आगे हम आपको बताने वाले हैं। अभी आप याद रखेंगे कि ब्यूना एस और ब्यूना एन, इसमें भी आपका दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स कंबाइन करते हैं और इसमें भी आपका दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स कंबाइन करते हैं। तो दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के कॉम्बिनेशन से जो पॉलीमर बनेगा उसको हम लोग बोलते हैं कोपोलीमर। इसके बाद देखो, इसके बाद है डिफाइंड कंडेंसेशन पॉलीमर। कंडेंसेशन पॉलीमर क्या है, अगर किसी पॉलीमर के पास में अगर कोई पॉलीमर बन रहा है और उसके मोनोमर यूनिट के पास में फंक्शनल ग्रुप है तो उससे जो पॉलीमर बनता है उसको बोलते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर। अगर किसी पॉलीमर में एक और होता है एडिशन पॉलीमर। एडिशन पॉलीमर का मतलब जिस मोनोमर यूनिट के पास में डबल बॉन्ड हो उसको बोलते हैं एडिशन। तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था इसीलिए नहीं बताएं, अगर आप लिखना चाहें तो इसको लिख भी सकते हैं। एक और होता है आपका एडिशन पॉलीमर। एडिशन पॉलीमर, एडिशन पॉलीमर का मतलब जिसके मोनोमर यूनिट के पास में, जिसके मोनोमर यूनिट के पास में डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो उसको हम लोग बोलते हैं एडिशन पॉलीमर। इसी तरीके इसी की जैसा वो भी लिखा सकता है, पॉलीमर विच फॉर्म बाय दोज मोनोमर यूनिट विच कंटेन फंक्शनल ग्रुप। वहाँ पे क्या लिखा है, पॉलीमर विच फॉर्म बाय दोज मोनोमर यूनिट विच कंटेन डबल बॉन्ड। यहाँ पे आपका हो जाएगा पॉलीमर विच फॉर्म बाय दोज मोनोमर यूनिट विच कंटेन फंक्शनल ग्रुप। Fg का मतलब फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, ये लिखा जाएगा। इसका एग्जांपल याद रखिएगा, नायलॉन 26 और नायलॉन 66। यहाँ पे ये नायलॉन 26 ये सब क्या होता है, ये इसके बाद आने वाला क्वेश्चन है, देखो इसके जस्ट बाद आएगा डिफरेंस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। डिफरेंस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या है। देखिए पहला है थर्मोप्लास्टिक, उसका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का क्या मतलब होता है कि थर्मोप्लास्टिक का मतलब होता है ना कि जैसे आपका होगा स्विच, तो स्विच आपका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। इलेक्ट्रिक स्विच को एक बार जला दीजिएगा तो रस्ट बन जाता है। रस्ट बनने के बाद कैमरा का बैटरी आपका 5 ही मिनट दिखा रहा है, तो जल्दी से इस वीडियो को हम लोग ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो देखिए थर्मोप्लास्टिक क्या है, इट बिकम्स सॉफ्टर ऑन हीटिंग। ये हीट करने के बाद सॉफ्ट हो जाता है, लेकिन ये ऐसा नहीं होता है। थर्मोप्लास्टिक का मतलब वो प्लास्टिक जो हीट करने के बाद सॉफ्ट हो जाए। इट बिकम्स सॉफ्टर ऑन हीटिंग, इट डज नॉट बिकम सॉफ्टर ऑन हीटिंग। ये डिफरेंस आपको लिखना है, आपको नंबर से मतलब है, अभी आपको ज्ञान लेना जरूरी नहीं है। तो ये डायरेक्ट आप ये इसमें से कोई भी 3-4 आप याद कर लीजिएगा, 3 डिफरेंस लिखना रहता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में डिफरेंस। सेकेंड है इट कैन बी रिसेप्ट, इसको हम रिसेप्ट दे सकते हैं और रीयूज्ड भी कर सकते हैं, लेकिन इसको ऐसा नहीं कर सकते हैं। इट इज सोलुबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सोलुबल होता है क्योंकि लेस फोर्स इसमें पाया जाता है। ये आपका इनसोलुबल होता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। ये सॉफ्ट और वीक होता है और ये आपका हार्ड और स्ट्रॉन्ग होता है। इसका एग्जांपल कौन कौन है सर, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड और हाई डेंसिटी पॉलीथीन। एचडीपी का मतलब लिख लीजिएगा हाई डेंसिटी पॉलीथीन, और यह है आपका एलडीपी, लो डेंसिटी पॉलीथीन, और एक होता है सबसे मोस्ट एग्जांपल आपका वेकेलाइट। इसके बाद जस्ट एक लास्ट बचा हुआ, देखो व्हाट डू यू मीन बाय वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। रबर के वल्कनाइजेशन से क्या करते समझते हैं, तो नेचुरल रबर को हार्ड बनाने के लिए उसमें सल्फर मिक्स कर देते हैं, इसी प्रोसेस को बोलते हैं वल्कनाइजेशन। वल्कनाइजेशन का मतलब प्रोसेस, इस प्रोसेस में क्या करते हैं, तो नेचुरल रबर में उसको हार्ड बनाने के लिए सल्फर मिक्स कर देते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है इट इज द प्रोसेस इन विच नेचुरल रबर रिएक्ट्स विथ सल्फर फॉर इंक्रीज इट्स हार्डनेस। हार्डनेस को इंक्रीज करने के लिए नेचुरल रबर में सल्फर मिक्स कर देते हैं, रिएक्शन करवा देते हैं उससे, उसी को हम लोग बोलते हैं वल्कनाइजेशन। मतलब नेचुरल रबर में सल्फर मिक्स करेंगे तो वल्कनाइज्ड रबर बनेगा, और वल्कनाइज्ड रबर आपका हार्ड होता है। तो कभी कभी आपको डिफरेंस लिखने के लिए आ जाता है कि नेचुरल रबर और वल्कनाइज्ड रबर में डिफरेंस लिखिए, तो इसका ये सॉफ्ट है, ये हार्ड है, ये स्ट्रिकी है, ये नॉन स्ट्रिकी है, ये लो डेंसिटी का होता है, ये हाई डेंसिटी का होता है, ये सोलुबल होता है इन ईथर में और ये ईथर में सोलुबल नहीं होता है। तो आप ये डिफरेंस भी लिख सकते हैं नेचुरल रबर और वल्कनाइज्ड रबर में भी। तो यहाँ पे आपका लास्ट क्वेश्चन खत्म होता है। नेक्स्ट है 8वां 9वां, नेक्स्ट है सम इंपॉर्टेंट पॉलीमर एंड इट्स मोनोमर। देखिए मोनोमर है और ये पॉलीमर लिखा हुआ है, ये डायरेक्टली आपको 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है कि आइसोप्रीन के पॉलीमर से क्या बनता है, नेचुरल रबर। मतलब नेचुरल रबर का मोनोमर क्या हो जाएगा, आइसोप्रीन। ये आइसोप्रीन का स्ट्रक्चर है। इथेन के पॉलीमर से क्या बनता है, तो पॉलीथीन, याद रखेंगे।
विनाइल क्लोराइड के पॉलीमर से क्या बनता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड लिखते कैसे हैं, तो CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे लगा दीजिए Cl, इसी को हम लोग बोलते हैं विनाइल क्लोराइड। विनाइल अस्टारीन कैसे लिखते हैं, ये जो Cl है, Cl की जगह पे आप बेंजीन लगा दीजिए और यहाँ पे आपका हो जाएगा CH और यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2 है, इसी को बोलते हैं अस्टाइरिन। अस्टाइरिन के पॉलीमरेशन से क्या बनता है, पॉलीथीन। देखिए इसका स्ट्रक्चर से आपको कोई मतलब नहीं है, डायरेक्ट आप याद रखेंगे पॉलीएस्टाइरिन किससे बनता है, तो अस्टाइरिन से बनता है। पॉलीविनाइल क्लोराइड किससे बनता है, तो विनाइल क्लोराइड से बनता है। पॉलीविनाइल साइनाइड, ये इसको भी शॉर्ट में PVC बोलते हैं, लेकिन इसका पूरा नाम लिखा हुआ है पॉलीविनाइल साइनाइड। पॉलीविनाइल साइनाइड किससे बनता है, विनाइल साइनाइड से बनता है। विनाइल साइनाइड का स्ट्रक्चर क्या होगा, CH, ऊपर में लग गया CN और यहाँ पे डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड के साथ आपका हो गया CH2। मतलब ये कंपाउंड सब में है, देखिए केवल यहाँ पे लग गया Cl तो विनाइल क्लोराइड, बेंजीन तो स्टाइरिन और CN लग गया यहाँ पर तो आपका हो गया विनाइल साइनाइड। इसका पॉलीमर आपका पॉलीविनाइल साइनाइड है। तो पॉलीमर भी आपका यहाँ पे खत्म हो गया। एक और लास्ट है डेक्रान और टेडिलिन। डेक्रान और टेडिलिन दोनों सेम ही है, ये देखो और करके लिखा हुआ है, डेक्रान बोलिए या टेडिलिन बोलिए। इसका मोनोमर यूनिट 2 है, फर्स्ट है आपका इथाइलिन ग्लाइकोल और सेकंड है आपका थैलिक एसिड। इथाइलिन ग्लाइकोल का मतलब 2 कार्बन के साथ में 2 H दे दीजिए, इथाइलिन ग्लाइकोल है। और बेंजीन के साथ में एक तरफ C-H इधर, एक तरफ C-H, इसको बोलते हैं थैलिक एसिड। थैलिक एसिड और इथाइलिन ग्लाइकोल के मिक्सचर से जो बनता है उसी को बोलते हैं डेक्रान और टेडिलिन। पॉलीमर आपका खत्म हो गया। उसके बाद है नायलॉन 26, याद रखिएगा, डाइमिथाइलिन डाइअमाइन और एडिपिक एसिड। नायलॉन 626 का मतलब है कि नायलॉन 66 नायलॉन 26 वैसा पॉलीमर है जो डाइमिथाइल अमाइन और एडिपिक एसिड से बनता है। डाइमिथाइल एनाइल का मतलब NH2 2 बार है और 2 बार CH2 है, मतलब डाइमिथाइल हो गया। यहाँ पे C-H 2 बार है, बीच में आपका 6 कार्बन है, सॉरी 4 कार्बन है, ये 5वां कार्बन 6ठा कार्बन, तो 6 कार्बन यहाँ 2 कार्बन यहाँ, तो 26 हो गया, ये आप याद रखेंगे। उसके बाद है बेकेलाइट। बेकेलाइट किससे बनता है, फिनॉल से और फॉर्मल्डिहाइड से बनता है। फॉर्मल्डिहाइड का फार्मूला क्या होता है, CHO। बेंजीन फिनॉल का फार्मूला क्या होता है, तो बेंजीन पर लगा दीजिए OH, फिनॉल है। तो फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड से क्या बनता है, बेकेलाइट। तो बेकेलाइट का मोनोमर यूनिट आप याद रखेंगे। ये आपका इंपॉर्टेंट पॉलीमर था, वो खत्म हो गया। एवरीडे लैब में आपका टोटल 4 से 5 क्वेश्चन है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसी पर आपका पूरा चैप्टर खत्म है। यूज्ड इन एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक में किसको यूज करते हैं, तो डिटॉल को भी यूज करते हैं, आयोडोफॉर्म को भी करते हैं, वाई थायोनिल को भी हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा D, ऑल। याद रखिएगा एंटीसेप्टिक में किसको यूज करते हैं, डिटॉल को, आयोडोफॉर्म को और इसको। उसके बाद है द ड्रग गिव ड्यूरिंग हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन का मतलब माइंड का बीमारी, जो हाइपरटेंशन से पीड़ित, जो एंजाइटी से पीड़ित हो, मतलब उसको बार बार एक ही बात को सोच रहा है, मतलब दिमागी संतुलन ठीक नहीं हो, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रैंक्विलाइजर। ट्रैंक्विलाइजर का मतलब वैसा केमिकल जो हाइपरटेंशन में दिया जाता हो। ट्रैंक्विलाइजर के एग्जाम्पल कौन कौन है, ट्रैंक्विलाइजर के एग्जाम्पल इसमें से एक ही है, इक्विनिल। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा इक्विनिल, मतलब जो हाइपरटेंशन में दिया जाता है। डायरेक्ट आप इसका एग्जांपल याद रखें, ये सब आपका पूछने वाला क्वेश्चन है जो पहले बहुत बार पूछ भी चुका है। सेकंड नंबर हो गया। थर्ड नंबर देखिए, ट्रैंक्विलाइजर क्या है, अभी बताए थे, किसका है, मेंटल डिजीज के लिए ट्रैंक्विलाइजर दिया जाता है। ड्रग्स यूज टू रिड्यूस फीवर, फीवर को घटाने वाले एजेंट कौन कौन है, एंटीपायरेटिक ऐसा मेडिसिन होता है, ऐसा ड्रग होता है, ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो फीवर को रिड्यूस करता है। अगर आपको आ जाए कि एंटीपायरेटिक्स क्या है, डिफाइन कीजिए, एंटीपायरेटिक्स क्या है डिफाइन कीजिए। द केमिकल सब्सटेंस विच यूज टू रिड्यूस फीवर, वैसा केमिकल सब्सटेंस जिसका उपयोग फीवर को रिड्यूस करने में करते हैं, उसको एंटीपायरेटिक्स बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट आइदर किल और प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने में या उसके ग्रोथ को रोकने के लिए एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट का उपयोग करते हैं। ये पूछा गया क्वेश्चन है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने या उसके ग्रोथ को रोकने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो एंटीसेप्टिक का करते हैं और डिसइंफेक्टेंट का करते हैं। ये दोनों केमिकल सब्सटेंस है। डिटॉल क्या है, तो डिटॉल आपका ये 2 कंपाउंड से मिलकर बनता है, ये दोनों का नाम आप याद रखेंगे। उसके बाद है फार्मूला ऑफ सॉप और डिटर्जेंट, ये लास्ट है। यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड आपका खत्म, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका यहाँ पे खत्म हो जाता है। फिजिकल केमिस्ट्री आपका पहले से खत्म हो चुका था, एक चैप्टर बच रहा है सरफेस केमिस्ट्री, तो सरफेस केमिस्ट्री हम इसके कल के वीडियो में खत्म कर देंगे। तो 12 तारीख का आपका सरफेस केमिस्ट्री खत्म हो जाएगा, इसका मतलब फिजिकल भी खत्म और
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी खत्म। इनऑर्गेनिक हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन बहुत सारा बच्चा बोल रहा है कि सर इनऑर्गेनिक एक और फिर से रिवाइज करवा दीजिए। तो इनऑर्गेनिक में 3 चैप्टर है, तो कल 12 तारीख के बाद सरफेस केमिस्ट्री खत्म होने के बाद बाकी 3 चैप्टर इसका इनऑर्गेनिक का हम आपको फिर से रिवाइज करवा देंगे, तो पूरा टेंशन आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये फार्मूला सॉप का क्या होता है, C17H35COO डिटर्जेंट का क्या फार्मूला होता है, C18H22 सॉरी H29 SO3Na। तो आप ये याद रखेंगे, इसको एक बार कॉपी में लिखो, और इसको कॉपी में लिखने के बाद एक बार ढंग से शुरू से अंत तक पढ़ जाइए, पूरा का पूरा आपका इसका 3 चैप्टर क्लियर हो जाएगा। इसमें जितने भी क्वेश्चन करवाए गए हैं उसको किसी भी तरीके से, अगर मान लीजिए आपको वीडियो देखने में समझ में नहीं आया तो जो लिखा हुआ है उसको पढ़िए, उसको 2-3 बार पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा। उसको डायरेक्ट आप याद करके जाएं, उससे फालतू आपको पढ़ने का जरूरत नहीं है। इस 3 चैप्टर में कौन कौन से, पॉलीमर, बायोमोलिकुल्स और एवरीडे लाइफ, बस इतना ही पढ़िए। कल 12 तारीख को, मतलब कि 12/1/2023 को सरफेस केमिस्ट्री खत्म हो जाएगा, उसका 13, 14, 15 3 क्लास में आपका इनऑर्गेनिक भी खत्म हो जाएगा। तो पूरा का पूरा सिलेबस आपका इस तरीके से समाप्त हो जाएगा। ठीक है।